नमस्कार। एक प्रशासनिक अधिकारी किस तरह की चैलेंजेसों की सामना करते हैं, आज एक प्रशासनिक अधिकारी की एक्सपीरियंस से ही इसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं। भारतीय प्रशासन में एकल परियोजना वर्षों तक रुक सकती है, विशिष्ट हस्ताक्षरों की प्रतीक्षा में, फाइलों के पहाड़ के नीचे दबी हुई। यह एक दुर्घटना नहीं है, यह एक प्रणाली का परिणाम है जो कार्रवाई में देरी के लिए ओवरलैपिंग प्रक्रियाओं पर आधारित है। यह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है। यह भारतीय राज्य का आर्किटेक्चरल केंद्र है, एक संगठन इतना विशाल कि यह 1 अरब लोगों पर शासन करने के लिए लाखों सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करता है। यहाँ निर्णयों की जांच 5 शक्तिशाली संस्थानों द्वारा की जाती है, जिन्हें 5C कहा जाता है। इनमें केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल हैं। निगरानी प्रदान करते समय उनकी उपस्थिति अक्सर किसी भी विकल्प बनाने के डर को पैदा करती है। इस माहौल में एक अधिकारी जो कठिन सुधार की कोशिश करता है, उसे करियर समाप्त करने वाली जांच का जोखिम होता है। हालांकि एक अधिकारी जो कुछ नहीं करता, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। यह प्रोत्साहन संरचना स्थिर कागजी कार्रवाई को शासन की डिफॉल्ट स्थिति बनाती है। अनिल स्वरूप ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 38 वर्ष बिताए, स्थिरता को स्वीकार करने से इनकार किया। अपने संस्मरण नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट में उन्होंने विस्तार से बताया कि उन्होंने इन सीमाओं के भीतर परिणाम कैसे दिए जो अधिकांश नौकरशाहों ने असंभव समझे। यह नंदन नीलकणी है, आधार, भारत की विशाल बायोमेट्रिक आईडी परियोजना के पीछे के तकनीकी दृष्टा। नील अखानी ने स्वरूप की पुस्तक की प्रस्तावना लिखी, इसे एक विश्वसनीय मार्गदर्शिका के रूप में मान्यता दी जो किसी भी व्यक्ति के लिए परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है। यह कथा जीवित रहने के लिए एक खाका प्रदान करती है। यह दिखाती है कि कैसे विशिष्ट तकनीकी नवाचार प्रणालीगत अवरोधों को दरकिनार कर सकते हैं जो आमतौर पर प्रगति को रोकते हैं। अपने करियर की शुरुआत में स्वरूप ने उत्तर प्रदेश कैडर में काम किया, वे के बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसे राष्ट्रीय संकटों को नेविगेट करते हुए। उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा कि राजनीतिक अस्थिरता स्थानीय प्रशासन को कैसे लकवाग्रस्त कर सकती है। जब एक अधिकारी राजनीतिक हितों के खिलाफ पारदर्शिता के लिए दबाव डालता है, तो प्रणाली अक्सर एक दंडात्मक पदस्थापन के साथ प्रतिक्रिया करती है। उन्हें अस्पष्ट विभागों में स्थानांतरित किया जाता है, जैसे श्रम कल्याण या राज्य निवेश निगम, जो उनके करियर के लिए मृत अंत होने के लिए निर्धारित होते हैं। स्वरूप ने इन निर्वासनों को अलग तरीके से देखा। उन्होंने उन्हें प्रयोगशालाओं के रूप में माना। बेहतर पदस्थापन की प्रतीक्षा करने के बजाय उन्होंने उस विशिष्ट एजेंसी को ठीक करने के तरीके खोजे जिसे उन्हें सौंपा गया था। उन्होंने श्रम कल्याण निधियों के लिए डिजिटल ट्रैकिंग लागू की और निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाया। मानव विवेक को स्वचालित प्रणालियों से बदलकर उन्होंने दिखाया कि सबसे छोटे विभाग को भी कुशल और भ्रष्टाचार प्रूफ बनाया जा सकता है। ये प्रारंभिक सफलताएं एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुई। एक अधिकारी की परिवर्तन लाने की क्षमता उन विशिष्ट प्रणालियों द्वारा निर्धारित होती है जो वे बनाते हैं, न कि उनके कार्यालय की प्रतिष्ठा से। यह अनुभव उसे कोलगेट स्कैंडल के लिए तैयार करता है। कोयला सचिव के रूप में स्वरूप ने एक उद्योग का अधिग्रहण किया जो पूरी तरह से संकट में था, जहां कोयला ब्लॉकों का मनमाना आवंटन विशाल भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय ऊर्जा की कमी का कारण बना था। सिर लाइन के पीछे ऐसे श्रमिक थे जो स्थानीय माफियाओं द्वारा नियंत्रित उद्योग में काम कर रहे थे। शीर्ष पर भ्रष्टाचार का मतलब था कि कोयला बिजली संयंत्रों तक नहीं पहुंच रहा था और देश लगातार ब्लैकआउट का सामना कर रहा था। समस्या को हल करने के लिए मानव तत्व को पूरी तरह से हटाना आवश्यक था। स्वरूप ने निजी विवेकाधीन बैठकों को एक जीवित पारदर्शी डिजिटल नीलामी से बदल दिया। यह स्वचालन एक बाधा के रूप में कार्य करता था, जिससे राजनेताओं के लिए कंपनियों को पसंद करना या अधिकारियों को रिश्वत स्वीकार करना असंभव हो गया। इसका प्रभाव इस हवाई शॉट में स्पष्ट है। नए सिस्टम के तहत कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत एक ऊर्जा के लिए बेताब राष्ट्र से एक ऐसा राष्ट्र बन गया जिसमें अपने बिजली संयंत्रों के लिए तैयार कोयले की अधिकता थी। यह सफलता ने दिखाया कि संरचनात्मक नवाचार, ऐसे सिस्टम डिजाइन करना जो भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं देते, व्यक्तिगत साहस पर निर्भर रहने से अधिक प्रभावी है। स्वरूप ने इसी तर्क को स्वास्थ्य क्षेत्र में लागू किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या RSBY को लागू करके उन्होंने डिजिटल बीमा कार्डों का उपयोग किया ताकि स्वास्थ्य देखभाल निधियां वास्तव में गरीब परिवारों तक पहुंच सकें, बजाय इसके कि मध्यस्थों द्वारा भटकाई जाएं। उन्होंने HRD सचिव के रूप में शिक्षा क्षेत्र में भी यही लड़ाई लड़ी। स्कूलों के लिए कठोर पारदर्शी मानक स्थापित करके और शिक्षक उपस्थिति और छात्र प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डेटा का उपयोग करके उन्होंने उन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ प्रतिरोध किया जिन्होंने खराब मानकों से लाभ उठाया। चाहे कोयला खदानों, डिजिटल बीमा कार्डों या कक्षा मानकों का प्रबंधन करना हो, विधि हमेशा वही रहती है। उन्होंने मानव बाधाओं की पहचान की और उन्हें पारदर्शी डिजिटल प्रक्रियाओं से बदल दिया जो जनता की सेवा करती हैं। हालांकि 5C किसी भी नौकरशाह के लिए एक चुनौती बनी रहती हैं,
स्वरूप का तर्क है कि वे अजेय नहीं है। उन्होंने पाया कि राजनीतिक तटस्थता बनाए रखकर और हर निर्णय को सार्वजनिक रखकर एक अधिकारी खुद को जांच से बचा सकता है। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। स्वरूप का करियर दिखाता है कि जब एक प्रशासक के विकल्प स्पष्ट डेटा और एक रिकॉर्डेड पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा समर्थित होते हैं तो कानूनी प्रणाली एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाती है। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली दोषपूर्ण और अक्सर धीमी है, लेकिन स्वरूप की यात्रा साबित करती है कि जाम को तोड़ने के लिए तकनीकी कौशल और धैर्य रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यूपीएसएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों के लिए यह कहानी एक व्यावहारिक क्षेत्र मैनुअल है। यह रैंक की प्रतिष्ठा से देश के लिए बेहतर प्रणालियां बनाने के वास्तविक काम की ओर ध्यान केंद्रित करता है। भारत की प्रगति व्यावहारिक नेताओं पर निर्भर करती है जो तर्क और पारदर्शिता का उपयोग करके जाम को नेविगेट करते हैं, यह साबित करते हुए कि कोई भी सिर्फ एक और नौकरशाह नहीं होना चाहिए। यदि आप देखना चाहते हैं कि प्रभावी नेता जटिल प्रणालियों को कैसे ठीक करते हैं तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ें। तो यही था एक प्रशासनिक अधिकारी की अपनी खुद की कहानी। शायद इससे आप लोगों को थोड़ा सा प्रेरणा मिलेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, अगले वीडियो में भी आपके साथ की बेहद ज़रूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ।